नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि सोने चांदी की कीमतों में गिरावट ज्यादा है और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 300 रुपए से ज्यादा की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है और चांदी में भी इस वक्त करीब करीब 1000 रुपए की नरमी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं इस पर बातचीत के लिए। हमारे साथ है मनोज जैन, पृथ्वी फिनमार्ट के, सुनंद सुब्रमण्यम है चॉइस ब्रोकिंग के, और डीएन पाठक साहब हैं, ईडी हैं सोपा के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मनोज जी, पहला सवाल मेरा आपसे गोल्ड के ऊपर, क्या आज शाम के कारोबार में गोल्ड की गिरावट और बढ़ने वाली है? नमस्कार मृत्युंजय, मेरा मानना है कि यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में $1840 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके आसपास एक बार कीमतों में सपोर्ट आना चाहिए। हालांकि हमने आज डॉलर इंडेक्स में फिर से एक बार मजबूती लौटते हुए देखी है, उसके चलते यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से कोरोना वायरस के वैक्सीन की जो खबरें हैं उसके चलते भी जो है सेफ हेवन असेट्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। लेकिन जिस तरह से यूएस यूरोपियन यूनियन में जो नंबर्स बढ़ रहे हैं कोविड के फिर से, तो कहीं ना कहीं निचले स्तरों पर हमारा मानना है कि फिर एक बार सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। 49,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से उन लेवल्स के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो मेरा मानना है कि वहाँ पे फिर एक बार खरीदारी की जा सकती है। कीमतें फिर से एक बार 50,200 50,300 तक के लेवल्स दिखा सकती है। तो 49,800 के स्तर मिले तो खरीदारी करें। 49,550 का एक स्टॉप लॉस लगाए, 50,200 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है कि गोल्ड में अभी क्या ट्रेड लेना चाहिए। सुनंद, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 50,000 के लेवल पर गोल्ड में करना क्या चाहिए आपके हिसाब से? इंट्राडे लेवल्स की बात करें तो अभी भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा और नीचे के लेवल्स पे। 49,900 49,800 मेरा भी लेवल है, मैं भी सहमत हूँ इस बात से, और वहां से भी एक अच्छा खरीदारी का मौका बनते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। नियर टर्म आज की शाम के लिए तो 50,200 तक फिर से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, जिसके वजह से गोल्ड में काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और बात अगर स्टॉप लॉस की रखे तो 49,500 तक में स्टॉप लॉस रखने का मैं सहमति दूंगा, तो वहां पे एक अच्छा बाइंग पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई गोल्ड की। मनोज जी, सिल्वर में क्या किया जाए, चांदी में? सिल्वर में भी हमने ऊपरी लेवल से काफी दबाव देखा है। लगभग 64,000 के आसपास से जो है कीमतों में करेक्शंस देखने को मिले हैं और 61,500 के आसपास अभी जो है मार्केट ट्रेड हो रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ भी अगर 400-500 रुपए की गिरावट और आती है, 61,000 के आसपास के अगर लेवल मिलते हैं, तो वहाँ फिर एक बार जो है खरीदारी की जा सकती है। थोड़ा पुल बैक जो है वो देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 62,000 62,500। तो थोड़ा और अगर यहाँ से गिरावट आता है तो इंट्राडे में फिर खरीदारी की जा सकती है। शाम के सत्र में यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के और हाउसिंग के जो नंबर्स आएंगे तो उस समय थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। थोड़ी गिरावट में यहाँ भी खरीदारी का जो है लक्ष्य रखना चाहिए। ठीक है, तो आपकी राय है कि गिरावट पर बाइंग की जाए, लेकिन सुनंद, आपके हिसाब से क्या किया जाए चांदी में? 1.5% से ज्यादा की गिरावट इस वक्त चांदी में दिख रही है। 61,580 का लेवल है, क्या करना चाहिए? अभी फिलहाल तो मैं खरीदारी ना बेचने का, दोनों का भी रिकमेंडेशन अभी नहीं दूंगा। थोड़ा सा अभी काफी मार्केट वॉलेटाइल है। हालांकि आज इवनिंग में थोड़ा सा यूएस का डेटा आएगा तो थोड़ा सा हमें वहां पे एक थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा। पॉजिटिव डेटा आएगा तो नीचे के लेवल से हमें सपोर्ट मिल सकता है। तो मेरा मानना है कि 61,200 के लेवल पे एक अच्छा खरीदारी आज सिर्फ शाम के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वो खरीदारी करते हुए चल सकते हैं 61,200 के लेवल्स पे, और ऊपर आप 61,750 800 के लेवल तक ही टारगेट रख लीजिए। बिकॉज मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूँ इस कमोडिटी पे और इस वजह से मैं आज की शाम के लिए ही मैं रेकमेंड करूंगा। और स्टॉप लॉस नीचे रखते हैं तो 61,000 या फिर 60,800 पे लेवल पे आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये राय आपके लिए चांदी पर हो गई। गोल्ड और सिल्वर में आपको शाम के कारोबार में क्या करना है,
लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर का, और खबर यह है कि सोयाबीन की प्रोसेसिंग में बड़ी दिक्कत आ रही है। ये कहना है सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन का, सोपा का। आखिर क्या दिक्कत है, क्यों ये दिक्कत आ रही है? और सोपा ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर ये दिक्कत दूर नहीं हुई तो सोयाबीन के प्लांट बंद भी करने पड़ सकते हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीएन पाठक साहब हैं, ईडी हैं सोपा के। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आप इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो आपको सोयाबीन के प्लांट बंद भी करने पड़ सकते हैं? पहले मैं बंद भी पे आता हूँ। बंद भी नहीं, बंद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि हेक्सेन एक ऐसा एक केमिकल है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। हेक्सेन को हम सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में एसेंशियल मटेरियल है। अगर हेक्सेन नहीं होगा तो प्लांट नहीं चलेगा। अच्छा, अभी हेक्सेन की कमी पिछले 2-3 हफ्तों से कमी महसूस कर रहे हैं, धीरे धीरे करके। हमने इसको एचपीसीएल से चेकअप किया, बात की उनसे। एचपीसीएल बीपीसीएल दोनों के ईडी को चिट्ठी लिखी, कुछ नहीं हुआ तो हमने बाद में सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी लिखा है। अभी समस्या बढ़ती जा रही है। अभी मेरे पास आज महाराष्ट्र से 3 प्लांटों के फोन आए, तो हमारे पास 2 दिन का स्टॉक बचा है। 2 दिन बाद अगर हेक्सेन नहीं मिला तो हमारा प्लांट बंद हो जाएगा। बीपीसीएल के पास सप्लाई है। एचपीसीएल का एक प्लांट उन्होंने बताया कि शायद उनका बंद हो गया था बीच में, वो उसको अभी तक चालू नहीं कर पाए हैं। अब महाराष्ट्र को सप्लाई दे रहे हैं शायद लुधियाना रिफाइनरी से। सो इट्स ए बिग ह्यूज प्रॉब्लम। एक बड़ी बात और भी जो आज पता लगी है कि 60 रुपए किलो का हेक्सेन जो अक्टूबर में मिल रहा था, वो अभी नवंबर का भाव है 90 रुपए किलो। 60 to 90 रुपीज। तो ऐसा क्यों हुआ है पाठक जी? ऐसा क्यों हुआ कि सप्लाई कम हो गई अचानक से हेक्सेन की और दाम भी बढ़ गए? क्या रीजन है? देखिए, मैं जो मुझे बताया गया वो तो ये है कि एक प्लांट इनका बंद हो गया था गुजरात में, एचपीसीएल का, जो कि मेजर प्रोड्यूसर था हेक्सेन का। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई, वो प्लांट चालू नहीं हो पाया। अभी तक 15-20 दिन हो गए। दूसरा, आईओसी के भी वो भी अनऑफिशियल सोर्स से पता लगा है कि उन्होंने जो पेट्रोलियम क्रूड इंपोर्ट किया है उसमें सल्फर ज्यादा आ गया, और ज्यादा सल्फर की वजह से वो हेक्सेन बना नहीं पा रहे, क्वालिटी नहीं बन पा रही। तो 2 मेजर सप्लायर जो हैं, जब उनको समस्या है सप्लाई करने में, तो सारा बोझ बीपीसीएल को आ गया। ये है बड़ी समस्या। आपने जो मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, आपने जो सरकार को चिट्ठी लिखी है, वहां से कोई भरोसा आपको दिया गया है? वहां से कुछ बताया गया है कि सप्लाई कब तक नॉर्मल हो जाएगी? नहीं, कुछ भी एक्चुअली कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है। मैंने कोशिश की थी ज्वाइंट सेक्रेटरी कंसर्न से बात करने की, मिस्टर कोठारी से। अब वो उनके यहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने ईडी से बात करने की कोशिश की एचपीसीएल में, वहां से कोई जवाब नहीं मिला। एक तो उनके ऑफिस सब बंद हैं, दूसरे दे आर आई डोंट नो हाउ डू दे वर्क, कि कोई कस्टमर का अप्रोच करना चाहे तो लोकल डिपो है उससे बात कर लीजिए। वो इतना जूनियर आदमी बेचारा, वो कहते सप्लाई है नहीं तो मैं कहाँ से दूंगा। नहीं, वो उसकी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अल्टरनेट व्यवस्था क्या हो सकती है? मान लीजिए अगर हेक्सेन नहीं मिल रहा है अभी, कुछ तो फिर प्लांट चलने के लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था होने की गुंजाइश है? नो, क्योंकि हेक्सेन के बिना सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हो ही नहीं। ये बंद हो जाएंगे प्लांट अगर ये नहीं मिलेगा। बंद हो जाएगा। अगर हेक्सेन नहीं मिलेगा तो प्लांट एक करके बंद होते रहेंगे। सप्लाई जितनी धीरे धीरे मिल रही है उतना चलेगा, उसको बंद हो जाएगा। तो मान लीजिए एक प्लांट के बाद उसका फोन आया कि 3 दिन का स्टॉक है, 3 दिन के बाद अगर उसके बाद हेक्सेन नहीं आई कहीं से तो उसको प्लांट बंद ही करना पड़ेगा। ओके, ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, सिचुएशन आप कह रहे हैं कि अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि सिचुएशन बहुत खराब है और अगर ये काबू में नहीं आया, अगर नहीं सप्लाई हुई तो दिक्कत बढ़ सकती है और प्लांट बंद हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये अगर प्लांट बंद होंगे तो आगे बाकी ऑयल की सप्लाई भी कम हो सकती है, इसको लेकर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्या दिक्कत है और क्या तत्काल प्रभाव से किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद तो करता हूं हो गई एक महत्वपूर्ण खबर की, लेकिन अब हम बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जी बोले सर। एचपीसीएल, बीपीसीएल, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आपका प्रोग्राम देख रहे हो या उनको कोई बताया जाके कि देखिए क्या हो रहा है, आप क्या चाहते हैं? देखिए सर, अब तो ठीक बात है, लेकिन मान लीजिए उनके पास भी अगर सप्लाई की दिक्कत आ रही है, अगर वो नहीं बना पा रहे हैं या किसी कारणवश उनके पास सप्लाई नहीं है तो वो कहाँ से करेंगे? जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, हम तो यही उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे भी हम संपर्क करेंगे आपसे इसको लेकर जो भी अपडेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं क्रूड की। क्रूड का मार्केट अभी आपको
सुनंद कैसा दिख रहा है और क्या लगता है आपको क्रूड में अभी? क्रूड के मार्केट की बात करें तो काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिला है मार्केट में, काफी अच्छा। बट एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए तो सेलिंग के साइड पे ही दिख रहा है। आज के दिन के लिए हम सेलिंग पे देख सकते हैं। एक तो क्या है, कल यूएस इन्वेंट्री में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिला था, जिस वजह से मार्केट में प्रेशर दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात है, अमेरिकन स्टॉक पर कोविड 19 सिचुएशन की वजह से भी मार्केट में काफी प्रेशर देखने को मिला है। तो नियर टर्म बेसिस में मैं ऊपर के स्तरों पे मैं थोड़ा सा सेलिंग करने का रिकमेंडेशन दूंगा, और नीचे के टारगेट्स में आते हुए मैं बताता हूँ। नीचे के टारगेट्स में 3000 का लेवल पे भी देखने को मिलेगा, जो एक अच्छा सा सेलिंग लेवल बनते हुए दिखा रहा है। स्टॉप लॉस रखना है तो 3100 के लेवल पे आप रख सकते हो, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा सेलिंग का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये राय आपकी क्रूड के ऊपर है। मेटल का मार्केट ओवरऑल आपको मनोज जी कैसा लग रहा है, और आज के लिए कोई टॉपिक आपको दिख रही है क्या बेस मेटल में? ओवरऑल बेस मेटल्स में हमने मजबूती ही देखी है और काफी लंबा रनअप जो है सारे ही बेस मेटल्स में देखने को मिला है। लेकिन ऊपरी लेवल्स पे अब थोड़ी जो है मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कल भी हमने एलएमई पर कॉपर की कीमतों को फिसलते हुए देखा था, भारतीय बाजारों में भी हल्का दबाव था। आज भी डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली है, और यूएस में जिस तरह से कोरोना के नंबर्स बढ़ रहे हैं तो उससे यहाँ थोड़ी सी मुनाफा वसूली बनते हुए दिख रही है। मेरा मानना है कि कॉपर में 543 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो 543 के लेवल्स पर बिकवाली कर सकते हैं। 537 का लक्ष्य यहाँ पे रखना चाहिए और 546 का एक स्टॉप लॉस लगाना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की जहां पर आपके लिए ट्रेड का मौका बन सकता है, नेचुरल गैस। और यहां पर अगर हम देखें तो आज करीब 3.5% की गिरावट है नेचुरल गैस में, और 196 के नीचे है भाव। मनोज जी, तो क्या इवनिंग ट्रेड में ये गिरावट आपको और बढ़ती हुई दिख रही है? क्या करना चाहिए अभी एनजी में? बिल्कुल, हमने 230 के लेवल्स के आसपास से कंटिन्यू इसमें सेलिंग आते हुए देखी, और जिस तरह से कोविड के जो नंबर्स फिर से बढ़ते हुए दिखे हैं तो वहाँ दबाव आते हुए देखा है। गत सप्ताह भी इन्वेंट्री में बढ़त देखने को मिली थी, और आज भी शाम को यहाँ पे नेचुरल गैस का इन्वेंट्री आने वाला है, तो वहाँ भी बढ़त का ही अनुमान है। 200 के नीचे प्राइजेस अभी ट्रेड हो रहे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पे 192 190 तक के स्तर जो है देखने को मिल सकते हैं, तो अभी थोड़ा सा खरीदारी के लिए वेट करना चाहिए। दबाव बना रह सकता है, और वर्तमान लेवल से भी यहाँ 6 से 7 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है। अच्छा, ठीक है, तो ये रहा आपकी नेचुरल गैस के ऊपर 6.5 रुपए की गिरावट इस वक्त दिख रही है, 196 के आसपास है भाव। अच्छा, अभी हमने मेटल की बात की थी, लेकिन मेटल में सुनंद जी, पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा काउंटर आपको क्या लग रहा है? पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से मुझे अच्छा काउंटर निकल दिखाई दे रहा है। निकल में एक अच्छा बाइंग का मौका मुझे देखने को मिला था 180 150 1185 के लेवल्स पे। वन ऑफ द मेजर रीजंस इज दैट कि अभी भी चाइनीज मार्केट में काफी अच्छा खरीदारी हो रहा है, हालांकि ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो टाइट होने के बावजूद भी। तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो मार्केट को एक तरफ से खींचने को देखने को मिलेगा। अगर हमें फ्यूचर में भी ये देखने को मिला कि यूएस ने फिर से एक नया स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया, तो वो एक अच्छा खरीदारी का मौका में भी देखने को मिलेगा। निकल में जो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला था, एक पीक प्राइस के लेवल से नीचे काफी गिरावट देखने को मिला था, जो हमें एक अच्छा खरीदारी का मौका करंट लेवल्स पे दिख रहा है। तो एक स्टॉप लॉस 1170 पे आप रख सकते हो, और नियर टर्म पोजिशनल बेसिस पे 1215 तक का आप टारगेट मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपकी पोजिशनल ट्रेड मेटल में। लेकिन मनोज जी, आज कॉटन सीड केक में एक बड़ी तेजी आती हुई दिखी, क्या वजह है इसकी, और क्या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी? बिल्कुल रहेगी मृत्युंजय। पिछले सप्ताह भी हम बात कर रहे थे और हमने बताया था जी बिजनेस के माध्यम से कि 2000 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं, और आज हमने लगभग 4% की बढ़त कॉटन सीड ऑयल केक में आते हुए देखी है। यूएस कॉटन वायदा में जो तेजी थी उसका सपोर्ट यहाँ पे डोमेस्टिक कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक के प्राइसेस को मिलता हुआ दिखा था। तो उसी के चलते, और जो डोमेस्टिक फिर से डिमांड इमर्ज होती हुई दिख रही है कॉटन सीड ऑयल केक में, उसके चलते यहाँ कमोडिटी में बढ़त है। मेरा मानना है कि जो तेजी है वो कंटिन्यू होना चाहिए। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 2040 का है, और उन लेवल्स के ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो मेरा मानना है कि 2100 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं।
तो जो बाइंग का पोजीशन है उसको 1885 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से होल्ड 1985 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 2040 के ऊपर अगर प्राइस निकलते हैं तो इस एसएल को 2000 पे रिवाइज करें, 2100 तक के लेवल्स यहां देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये रहा आपकी कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर। आपका क्या व्यू है सुनंद जी कॉटन पर, कॉटन केक पर? कॉटन सीड ऑयल केक पे मेरा भी खरीदारी का ही राय है। करंट लेवल्स में मैं 2015 के लेवल्स पे मैं खरीदारी का मौका देखते बनूंगा, और स्टॉप लॉस भी मेरा भी वही है, 1986 के लेवल्स पर मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखूंगा। इसका एक और खास बात है कि प्रोडक्शन सिनारियो डोमेस्टिक मार्केट में भी काफी दबाव देखने को मिलता है, जिसके वजह से मार्केट में काफी अच्छा सपोर्ट मिला है, और अराइवल्स के मुताबिक डिमांड काफी एक्सीड अभी भी कर रहा है जो रोज की आमदनी में, जिसकी वजह से मार्केट में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। टारगेट लेवल्स अगर मैं बात करूँ तो 2094 के लेवल से हम देख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म बेसिस अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले हम 2200 तक भी हम उम्मीद करते हैं कि कॉटन सीड ऑयल केक जाते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये राय है आपकी, इस पर आप नजर रखें। लेकिन अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। मनोज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। यहाँ सोने में दिसंबर वायदा में 49,800 के लेवल्स पे खरीदारी करना चाहिए। 49,550 का एक स्टॉप लॉस लगा है, लक्ष्य होगा 50,200। आपकी कॉल सुनंद जी। मेरा कॉल तो कॉटन सीड ऑयल केक पर ही है। 2015 के लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हो। 1986 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, 94 पे आप रख सकते हो। ठीक है, आपकी आखिरी कॉल मनोज जी। यहाँ कॉपर नवंबर वायदा में 543 के लेवल्स पे बिकवाली करना चाहिए। 546 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य होगा 537। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका और सुनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।